हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन और अबाउट प्राइमरी मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में ही फ्लोटेशन चलता है। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी मार्केट के कंसेप्ट के ऊपर, उसके बाद हम आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लोटेशन। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम, जिसको हम कहते हैं न्यू इश्यूज मार्केट। इट सिंपली मीन्स दैट कोई भी कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर है, किसी भी कंपनी का बॉन्ड है, जब वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, वो प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी ओनर हूँ और मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए, तो वो जब पहली बार मैं शेयर इशू करूंगी तो वो जिस मार्केट में इशू किए जाएंगे उस मार्केट को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। मैं ही कंपनी के शेयर का प्राइस डिसाइड करूंगी कि एक शेयर 10 रुपए का है या एक शेयर 100 रुपए का है या 50 रुपए का है। पहली बार जब इशू किया जाता है वो प्राइमरी मार्केट होती है और उसे न्यू इशूज मार्केट भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपने मेरी उस कंपनी का शेयर सपोज 100 रुपए में खरीद लिया, उसके बाद आपने फर्दर किसी और को बेचा, फिर उसने फर्दर किसी और को बेचा, तो जब पहली बार बिकने के बाद फिर वो जितनी भी बार बिके वो सेकेंडरी मार्केट होती है। उसके बाद जो आपका शेयर है या जो भी आपका सिक्योरिटी है वो पुरानी हो जाती है, मल्टीपल टाइम्स इशू। अब वो पहली बार की इशूड नहीं रही। फर्स्ट टाइम जो इशू करता है वो होती है कंपनी और वही अपना प्राइस बता दिया है। सेकेंड टाइम पर अगर आप उसे खरीद कर किसी और को बेच रहे हैं तो आप उसके शेयर प्राइस के हिसाब से बेचेंगे कि अगर वो बहुत महंगा चल रहा है तो आप चाहेंगे कि बेच दें, या अगर वो सस्ता चल रहा है तो आप चाहेंगे कि इसके प्राइस थोड़े ज़्यादा हों तो ये बिके। फर्स्ट टाइम मनी इज डिसाइडेड बाय द कंपनी, सेकेंड टाइम उसका प्राइस ऑटोमेटिकली एज पर द डिमांड एंड सप्लाई लग जाता है। इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इट्स फंक्शन इज टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स। प्राइमरी मार्केट में हम बीइंग अ कंपनी ओनर अपनी कंपनी के शेयर इशू करते हैं और वो देते हैं उन लोगों को जो शेयर खरीदने आए हैं, और उनसे हम बदले में क्या ले लेते हैं? पैसे ले लेते हैं। और वो पैसे वो तभी लगाएंगे अगर उनके पास इनफ होगा या उन्होंने अपने पास सेव करके रखे होंगे। कोई अपनी बेसिक सैलरी में से अपने खर्चे रोक कर तो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता। वो सिर्फ तभी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा जब उसके अपने खुद के खर्चे पूरे हो रखे होंगे, सिर्फ उसके पास कुछ सेविंग्स हैं, तब वो जाकर उसको इन्वेस्ट करेगा। तो बिकॉज ऑफ प्राइमरी मार्केट हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो सेवर्स हैं, सेवर्स मतलब वो लोग जो अपने पास पैसे बचाते हैं, वो अपने पैसे एंटरप्रेन्योर्स को इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर जिन्हें मनी की रिक्वायरमेंट है उन्हें उनका वो पैसे का काम पूरा हो जाता है और उनके फर्दर जो भी बिजनेस प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कंटिन्यू होती है। थर्ड पॉइंट इज पार्टनर की प्राइमरी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। इट इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स, मतलब नॉर्मल इंसान। तो पार्टिसिपेंट्स ये सारे होते हैं। Next point, a company can raise capital through the primary market in the form of equity and preference shares, debentures, loans. हाँ, कैसे मनी रेस किया जा सकता है इन द प्राइमरी मार्केट? इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन के थ्रू, डिपॉजिट्स लेके। डिपॉजिट्स मींस पब्लिक डिपॉजिट हो सकते हैं, फंड्स रेज में भी सेटिंग अप। और पैसे क्यों रेस किए जाते हैं? ऑब्वियसली कोई ना कोई काम होता होगा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, लाइक कोई न्यू प्रोजेक्ट है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है किसी प्रोजेक्ट का, किसी भी कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है, या मर्जर करना है, टेक ओवर करना है। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और इन कामों को फाइनेंस करने के लिए वी नीड मनी फॉर विच वी कैन गो फॉर द प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन पढ़ने से पहले हमें फ्लोटेशन का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। फ्लोटेशन मतलब होता है कि पैसे रेज करने की कॉस्ट क्या आपकी खर्च हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शेयर के थ्रू मनी रेज करना चाह रहे हैं तो उसको रेज करने में आपका खुद का कितना खर्चा हो रहा है, आप कितने में प्रोस्पेक्टस छपवा रहे हैं, आपको ब्रोकरेज कितना देना पड़ रहा है, आपको यहाँ पे कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, वहाँ पे कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो जिस भी सोर्स से हम मनी को रेज करना चाह रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट जितनी भी पड़ रही है उसको हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर आप खुद ही सोचिए, पैसे को रेज करने की फ्लोटेशन कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उस सोर्स को ऑप्ट नहीं करेंगे जहाँ से हमें इजीली पैसे मिल जाएं और हमारा खर्चा भी कम हो।
वो वाला हमको ज़्यादा प्रेफर लगता है कि हम कर सकते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब वो वाले पैसे जो पैसे, सॉरी नॉट द पैसे, वो वाला खर्च जो हम पैसे रेज करने के लिए करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फ्लोटेशन के लिए, वी आर हैविंग द फर्स्ट ऑप्शन, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस मतलब ये बहुत ही कॉमन एंड वेरी पॉपुलर मेथड है मनी रेज करने का इन द प्राइमरी मार्केट। इसमें क्या होता है कि अपनी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन सॉर्ट ऑफ होता है जिसमें कंपनी के बारे में मेंशन होता है कि वो इतने रुपए के शेयर इशू कर रही है, कंपनी की ये फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी का नाम, एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, ये इशू कर दिया जाता है पब्लिकली इन द पब्लिक डोमेन। इससे क्या होता है, जो जनरल पब्लिक होती है वो इस प्रोस्पेक्टस को रीड करती है। ये प्रोस्पेक्टस एक तरह का इनविटेशन होता है, डायरेक्ट अपील होती है जो इन्वेस्टर्स या उन लोगों के लिए होती है कि वो चाहें तो इस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और फिर अपना जो भी उनके अर्निंग्स है वो अर्न कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आ सकता है ये, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स में प्रोस्पेक्टस, और ये अंडर रिटन भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर अंडर राइटर के थ्रू भी हो सकता है, और किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी होना चाहिए। इस प्रोस्पेक्टस के कंटेंट, आपके इसमें क्या क्या लिखना है, वो सारी बातें किसके अंडर आती हैं, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। आपको सेबी से परमिशन लेना इज रिक्वायर्ड, और उसने जो बातें गाइडेंस आपको दिया हुआ है कि ठीक है भाई प्रोस्पेक्टस छपवाने से पहले ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी इज रिक्वायर्ड, तो आपको करनी पड़ेंगी। सेबी क्यों? सेबी इसलिए क्योंकि सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द रेगुलेटिंग बॉडी इन द फाइनेंशियल मार्केट। ये रेगुलेट करती है आपके सारे फाइनेंशियल मार्केट में जो भी चीजें हो रही हैं। तो आपको रेगुलेटरी बॉडी की बात मानना तो जरूरी है, इन द सेम वे जैसे कमर्शियल बैंक आरबीआई की बात मानते हैं, वैसे ही सेबी की बात मानना आपको, कंपनी को जरूरी है। तो आप जो भी प्रोस्पेक्टस के थ्रू अगर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमारे शेयर खरीदिए, तो उस प्रोस्पेक्टस में आपको अपनी कंपनी की रियल फाइनेंशियल पिक्चर दिखानी पड़ेगी। कोई भी फॉर्ज या कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है ऑफ फैक्ट्स, ऑफ फिगर्स, जो भी है बिल्कुल रियल पिक्चर, जिससे कि रियली अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो तो वो आपके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस मतलब जस्ट एन इनविटेशन फॉर द पब्लिक इशू। देन कम्स ऑफर फॉर सेल। इस पॉइंट का मतलब ये है, अच्छा इस मेथड में डायरेक्टली किसी भी पब्लिक को हम शेयर इशू नहीं कर देते। यहाँ कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में एक और इंसान या एक पार्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं कोई इंटरमीडियरी। ये कोई भी इशूइंग हाउसेस हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, जिन्हें हम अपने शेयर दे देते हैं, और फर्दर ये इशूइंग हाउसेस या स्टॉक ब्रोकर हमारे शेयर जाकर इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। तो इस ऑफर फॉर सेल में हम डायरेक्टली किसी भी पब्लिक से या किसी भी इंडिविजुअल से हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते अपने खुद के शेयर्स। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे और उस इन्वेस्टर के बीच में एक इशूइंग हाउस आ जाता है। जैसे कि हमें अपना सामान डायरेक्टली अपने परचेजर को नहीं बेचना, हम पहले अपने होलसेलर को सामान बेचेंगे, वो उससे खरीदता रहे। ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि कंपनी डायरेक्टली सेल नहीं करती अपने परचेजर्स को, वो बीच में कोई किसी स्टॉक जो इशूइंग हाउसेज होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं अब तो, वो बीच में आ जाती हैं और सारे शेयर खरीद लेती हैं और फिर रीसेल कर देते हैं टू द पब्लिक। थर्ड वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इसमें कंपनी खुद से, बीइंग अ कंपनी ओनर, किसी पब्लिक को नहीं, ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ उसके फेवरेट फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं, जिन्हें वो अपने शेयर्स बेचकर पैसे रेज करना चाह रही है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें कंपनी कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को, कुछ सिलेक्टेड इशूइंग हाउसेस को पहले से ही सिलेक्ट करके रख लेती है, और फिर एज पर देयर प्रेफरेंस वो अपने शेयर इन लोगों को बेच देते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, इनको शेयर लेने के बाद पैसे दे देते हैं टू द कंपनी, और यहाँ पर ये अपना अर्न आराम से करते हैं। ये प्राइवेट प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो कंपनी, आपको एक चीज याद रखनी है कि कंपनी का डायरेक्ट पब्लिक से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। ये इन्होंने अपने मन से एज पर देयर प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिए होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स, कुछ फ्रेंड्स, और उन्हें वो अपना सारा शेयर बेच देते हैं। नेक्स्ट वन इज EIPO, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इलेक्ट्रॉनिक जहां पर भी आ जाएगा, ई आ जाए, तो उसको मतलब होता है कि वो इंटरनेट के थ्रू, एंड IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर पहली चीज तो ई है, तो मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है,
यहाँ पर शेयर का जो इशू है वो पब्लिक को किया जा रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक के लिए शेयर्स आर इनवाइटेड। सेबी में जो भी ब्रोकर्स रजिस्टर हैं वो कंपनी के जो भी कंपनी है उसके शेयर्स को एज एन इंटरमीडिएट देखते हैं और फिर जाकर फर्दर जो पब्लिक है उसको बेच देते हैं। पहले तो एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं कि कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है, एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। उसके बाद लोग अप्लाई करते हैं कि हाँ ठीक है हम शेयर खरीदेंगे, एंड देन उन एप्लीकेशंस पे अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फिर इन लोगों को शेयर दे दिए जाते हैं कि ये लो शेयर ले लो। फिर ये मनी रिसीव करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल मनी। ये सारी चीज़ें अपने अकाउंट्स में पड़ी होंगी अगर आपने शेयर पड़ा है तो फिर जब हमें कॉल मनी रिसीव हो जाता है फिर हम समझ जाते हैं कि हमें ये पैसे जो है रिसीव हो गए और हमारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। अब 90% जो भी आप शेयर इशू करें उसका 90% तो सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए, वरना फिर आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए तो 10 लाख का 90% लोग आपके शेयर को खरीदे, 10 लाख का एटलीस्ट 90%, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर 50% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया तो फिर वो वापस करना पड़ता है। इसमें इशूर कंपनी जो भी मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही है वो अगर चाहे तो कोई एक रजिस्ट्रार रख सकती है अपने पास जो कि इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी के थ्रू लोगों के शेयर्स जो वो खरीदना चाह रहे हैं उनका मनी रिसीव कर ले, एप्लीकेशन मनी, और फिर उनके फर्दर उनको शेयर इशू कर दे। इसमें एक और चीज़ अभी आपने लेटेस्ट सुनी होगी कि नायका की कंपनी है शायद जोमेटो ने भी अपने IPOs इशू किए थे, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो काफ़ी न्यूज़ मैंने देखी थी कि हाँ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कम इन द प्राइमरी मार्केट, और वो अपने शेयर्स इशू करवाने के लिए उन्होंने भी ये वाला IPO वाला ऑप्शन ऑप्ट किया था। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको प्राइमरी मार्केट और मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का पॉइंट समझ में आ गया होगा। In case of any doubts, you may use the comment box. You may join me on Telegram for PDFs and notes. You may join me on Facebook for for the links that I used to upload. मैं यहाँ पर share कर देती हूँ। Apart from that, वीडियो अगर पसंद आए तो you can like, share, subscribe the channel if you are new. और इन तीनों ही सोशल मीडिया के लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लस फाइनेंशियल मार्केट जो भी मैंने पहले पढ़ाया था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो देख लीजिएगा तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।